नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 4-5 महीनों का ही वक्त बचा है और तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में मिशन रखा है 45 सीट्स का टारगेट रखा है, 45 सीटों का। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसे या फिर उसकी जो महायुति है, उसका जो गठबंधन है, जो इस वक्त सत्ताधारी गठबंधन है 3 पार्टियों का, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और अजीत पवार वाली एनसीपी, तो इनको ही ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। और कल के दिन एक बैठक होगी नागपुर में, जहां पर इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक से पहले सूत्रों के जरिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि बीजेपी इस बार कई तरह के फेरबदल करने वाली है अपनी रणनीति में। एक फीचर ये होगा बीजेपी की रणनीति का कि इस बार 40% नए चेहरे उतारे जाने वाले हैं। पिछली बार जो चेहरे उतारे गए थे उनके मुकाबले इस बार 40% नए चेहरे होंगे बतौर उम्मीदवार लोकसभा में। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़ा था, अविभाजित शिवसेना ने, और उसमें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। 18 सीटें जो है शिवसेना को मिली और 23 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार टारगेट है 45 सीटों का और इसके लिए किया यह जा रहा है कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि राज्य की राजनीति के हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के हैं, उनको लोकसभा में उतारा जा रहा है। जो अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने क्या किया था कि कई सांसदों को राज्य के चुनाव में भेज दिया था, विधानसभा के चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया था। लेकिन महाराष्ट्र में इसका उल्टा हो सकता है। महाराष्ट्र में कई ऐसे राजनेता हैं जो कि लोकसभा चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल में भी है, जैसे सुधीर मुनगंटीवार हैं, तो उनको चंद्रपुर की लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की चर्चा है। साथ ही में जो गिरीश महाजन है, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। और फिर पंकजा मुंडे को राज्य की राजनीति से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनके बारे में अब ये चर्चा चल रही है कि उनको बीड़ की जो लोकसभा सीट है, जहां से उनकी बहन प्रीतम मुंडे सांसद चुनी गई, उस सीट से अब पंकजा मुंडे को लड़ाए जाने की तैयारी हो रही है, ऐसी चर्चा चल रही है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे जो शिंदे गुट के, जो शिंदे वाली शिवसेना है, उसके बहुत सारे नेताओं को कमल चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कई केंद्रीय मंत्रियों को, उनको भी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। जैसे कि पीयूष गोयल हैं, उनको मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनमें से किसी एक लोकसभा सीट पर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। फिर विनोद तावड़े हैं, विनोद तावड़े को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का, वो भी राज्य की राजनीति से बाहर हैं और केंद्रीय संगठन में हैं, उनका नाम चल रहा है। फिर इसके अलावा निर्मला सीतारमण को भी मुंबई से कंसीडर किया जा सकता है। तो ये काफी अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है और इन पर चर्चा होगी कल के दिन, जब बीजेपी के संगठन की बैठक होने वाली है। विनोद तावड़े इस बैठक को लेने वाले हैं, जिसमें राज्य बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और नागपुर में बैठक होगी। तो उसमें नाम हो सकता है कि फाइनल करने की शुरुआत हो जाए और अगले 2-3 हफ्तों में नाम जो है तय भी कर दिए जाए कि कौन कहां से किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो चुकी है और पहले जो इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है आने वाले हफ्ते में, उस बैठक के बाद महाराष्ट्र में भी जो तीनों घटक दल हैं, जो इंडिया अलायंस के, वो तीनों घटक दल यहाँ महाराष्ट्र में बैठेंगे और यहाँ पर सीट शेयरिंग तय होगी। इसके पहले भी एक बार बात हुई थी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में, और उसमें यह तय हुआ था कि शिवसेना जो है सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी। शिवसेना ने कहा था कि कम से कम 22 सीटें जो है वो लड़ना चाहती है और बाकी की जो 26 सीटें होंगी वो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में उनको बांटा जाएगा और ये जो तीनों पार्टियां इस तरह से अपना समीकरण बिठाएंगी और इस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन तब कांग्रेस ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि तब तक नतीजे आए नहीं थे
और कांग्रेस को आत्मविश्वास था कि उन 5 राज्यों में जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और कांग्रेस को ज्यादातर राज्यों में जीत हासिल होगी। लेकिन वैसा हो नहीं सका। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत हासिल कर पाई और इसके बाद अब कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जो है कहते हैं कि अब वो कम हो चुकी है, क्योंकि पहले कांग्रेस काफी आत्मविश्वास में थी जब दोनों ही पार्टियों की बगावत हुई। महाविकास आघाड़ी के जो 2 घटक दल हैं, शिवसेना में बगावत हुई पिछले साल जून में, एनसीपी में बगावत हुई इस साल जुलाई में। तो उसके बाद कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि देखिए हमने तो अपना कुनबा संभाल कर रखा है और हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई, लेकिन इन दोनों पार्टियों में फूट हुई है और इस फूट की वजह से अब हमारी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो जाहिर तौर पर अब हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए चुनाव के लिए। तो इस तरह का दावा किया जा रहा था, लेकिन उस दावे की हवा निकल गई जब चुनाव नतीजे बाहर आए। तो पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 के, उन चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि नतीजे जो है उसके फेवर में आएंगे और पहले से ज्यादा कांग्रेस इन चुनाव में 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो देखते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए आगे किस तरह की हलचल होती है। वैसे इस वक्त जो तमाम पार्टियां होंगी वो जो उम्मीदवारों का चयन करेंगी, उसमें 2-3 फैक्टर हावी रहने वाले हैं। एक फैक्टर जैसा मैंने आपको बताया कि नए चेहरे तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ में जो इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, एक वो फैक्टर भी रहेगा। दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि जो ओबीसी के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिंदे सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी कोटे के तहत दिया जाएगा, तो उसकी वजह से ओबीसी नाराज हो गए और मराठा और ओबीसी ये दोनों ही बड़े वोट बैंक है महाराष्ट्र में। बड़ी तादाद में जो है इनके वोटर्स हैं और ऐसे में कोई भी पार्टी जो है इनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। तो जो भी उम्मीदवारों के चयन किए जाएंगे वो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि ये लोग जो है अपने अपने समुदाय में गुडविल स्थापित करें पार्टी के प्रति और उनकी वजह से पार्टी को सफलता हासिल हो, पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। तो ओबीसी और मराठा पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे एक सोशल इंजीनियरिंग का भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुसलमानों को भी साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक संस्था के लिए जो है कोई स्कीम्स अप्रूव की, जिससे कि मुस्लिम समुदाय को साथ में लेने की उनकी कोशिश नजर आई। साथ में वो ब्राह्मण समुदाय के लिए भी एक स्कीम की घोषणा कर रहे हैं, तो उस तरफ भी काम हो रहा है। तो इस तरह से कोशिश ये है शिंदे की कि वो एक सोशल इंजीनियरिंग करें और तमाम जातियों को साथ में लें और जो टारगेट रखा गया है महायुति का, मिशन 45 का, उसको हासिल कर पाए। तो महाराष्ट्र में आगे सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणी जरूर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।